हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 58, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो सीरीज चल रहा था क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, इसका पार्ट 7, जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं राजपूत की रिलेशन किस तरह की थी औरंगजेब के साथ, और उन्होंने मारवाड़ एंड मेवाड़ रीजन को किस तरह से ब्रीच किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मारवाड़, देखिए राजस्थान के ये जो एरिया है, यहाँ पे टोटल एरिया मारवाड़ की है और इसके नीचे वाले हिस्से में आता है मेवाड़। ठीक है, ये दोनों एरिया में और पर्टिकुलरली राजपूत का रिलेशन किस तरह से था औरंगजेब के, इस बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे साथ और वीडियो देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिनको पीडीएफ इस सब्जेक्ट की चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाती हूँ वहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी क्या होती है? जहांगीर शाहजहां राजपूत पॉलिसी। राजपूत पढ़ने से पहले राजपूत के साथ औरंगजेब की क्यों ब्रीचिंग हुई, मतलब क्यों उनके साथ कन्फ्लिक्ट हुई, झगड़ा हुआ, ये सब जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे राजपूत के साथ पहले पहले औरंगजेब के किस किस तरह की रिलेशन हुआ करता था। ठीक है, तो औरंगजेब के, तो औरंगजेब से पहले उनके थे पिता थे शाहजहां। तो शाहजहां से पहले उनसे उनके पिता थे जहांगीर, और जहांगीर से पहले थे अकबर। तो अकबर ने स्टार्ट किया राजपूत के साथ एक पॉलिसी, तो उन्होंने मैट्रिमोनियल पॉलिसी स्टार्ट किया था और वो राजपूतों को बहुत फेवर दे रहे थे, और वो एक बहुत लिबरल किंग थे, सेकुलर किंग थे। एक डिफरेंट तरह की, डिफरेंट काइंड के, एक काइंड हार्टेड राजा भी थे। तो इसी वजह से वो हर एक रिलीजन को सपोर्ट करते थे, हर एक रिलीजन को बिलीव करते थे, टॉलरेट करते थे। तो इसी वजह से वो राजपूतों की भी, राजपूत उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग भी थे, तो इसी वजह से वो राजपूत के साथ अच्छे खासे एक मैट्रिमोनियल रिलेशन मेंटेन कर रहे थे, ताकि उनके साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाए, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, और उनके जो एरिया एक्सपांसन में उनको थोड़ा मदद मिल जाए। ठीक है, और वो उसी तरह उसी पैटर्न पे अपने पॉलिसी को लेते हुए चले। तो अकबर के साथ साथ, अकबर के अंत के बाद जहांगीर, उनके जो बेटे आए, वो भी अकबर पॉलिसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए चले। तो उन्होंने भी राजपूत जो राजास थे उनको फेवर करना शुरू किया, और उनके साथ भी मैट्रिमोनियल रिलेशंस उन्होंने बनवाए। और वो खुद भी एक राजपूत क्वीन को, प्रिंसेस को वो मैरी करते हैं। तो उनके जो बेटे होते हैं शाहजहां, वो भी, उनके जो माता होती है वो भी कहीं ना कहीं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, राठौर फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से उनके साथ भी एक शाहजहां के वक्त पे भी उन्होंने राजपूत के साथ अच्छे खासे रिलेशन मेंटेन करते हुए चले। शाहजहां के वक्त पे राजपूत कंटिजेंट को बहुत सारे डिस्टिंक्शन में सर्व्ड करने के लिए भेजा गया था। जैसे कि देखिए, तभी मुगल अपने एरिया एक्सटेंशन कर रहे थे शाहजहां के वक्त में भी, और वो चाहते थे इंडिया के पार, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बालूचिस्तान, वहाँ पे जो एरिया है, और डेक्कन में भी जो एरिया है, वहाँ पे जब युद्ध वगैरह होता था, तो वार पे वो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग राजपूत होते थे, बहुत लड़ाकू राजपूत राजा होते थे, उनको वो वहाँ पे सर्व करने के लिए भेजते थे, मतलब युद्ध में लड़ने के लिए भेजते थे, और खुद अपने एरिया में रह के वहाँ पे मस्ती करते थे। तो इसी हिसाब से वो राजपूतों को बहुत इस तरह से वो डिफरेंट कंटिजेंट में, डिस्टिंक्शन में भेजते रहते थे। जैसे कि डेक्कन पे तो काफ़ी देर तक चला, तो उनका वार चला। बाल्ख, इन सेंट्रल एशिया में जो बाल्ख रीजन है, वहाँ पे भी उनको अख्तियार करने के लिए राजपूत को भेजा गया था। कांधार के एरिया को भी, कांधार पे भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, वो किस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा था जहांगीर के वक्त से भी, और वहाँ पे उन्होंने राजपूतों को भेजा था युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ ये साफ है यहाँ पे, शाहजहां कहीं ना कहीं राजपूतों को तो भेज रहे थे क्योंकि वो बहुत लड़ाकू राजा थे, लेकिन उनको कभी कोई भी प्रोविंसेस का गवर्नर किसी राजपूत को उन्होंने नहीं बनाया, या फिर कोई भी उनको लगा कि राजपूतों के साथ अभी हमारी इस तरह की रिलेशन बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने फर्दर मैट्रिमोनियल रिलेशन को राजपूतों के साथ एक्सटेंशन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो भी एक खुद राजपूत राजपूत जो वोमेन होती है, राजपूत प्रिंसेस होती है राठौर, उनकी वो बेटे थे।
तो इसी वजह से उनको नहीं लगा कि अब आगे राजपूत मैट्रिमोनियल जो पॉलिसी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद आता है, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। अलियंस विद राजपूत हैविंग बीन कंसोलिडेटेड। तो अभी जब वक्त शाहजहां की वक्त चल रही थी तभी ऑलरेडी राजपूतों की जो कंटिजेंट होती थी, राजपूतों की जितने सारे एरिया होती थी, तो ऑलरेडी वो कंसोलिडेटेड हो गया था और मैट्रिमोनियल रिलेशन की अब जरूरत नहीं होती थी। तो इसी वजह से लेकिन शाहजहां क्या करते थे, जो जोधपुर जोधपुर राजस्थान के जो एरिया है जोधपुर और इसके आसपास जो अंबर वाला एरिया है, यहाँ पे पर्टिकुलरली जोधपुर एंड अंबर की जो राजा थे, राजपूत थे, उनको उन्होंने काफ़ी हाई हॉनर के साथ उनको अकॉर्ड कर रहे थे और ये दोनों काफ़ी हाई पोस्ट पे भी थे शाहजहां के वक्त पे। ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या होता है। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब जब आए तो तभी क्या होता था, औरंगजेब से पहले राजा जो जसवंत सिंह थे, वो थे मारवाड़ के रूलर। ठीक है, ये एक राजपूत थे और शाहजहां के टाइम पे शाहजहां उनको बहुत सारे फेवर किए हुए थे। वो जसवंत सिंह और जय सिंह, ये दोनों जो राजपूत थे उनको 7000 रैंक, मतलब मुगल की जो सबसे हाईएस्ट वाला रैंक होती है जाट रैंक, उसके वो 7000 रैंक तक इन दोनों को वो पहुंचा दिए थे। और वहाँ पे मतलब औरंगजेब जब आसेसन हुए, औरंगजेब जब कोरोनेशन उनका हुआ, वो जब राजा बने, तो तब तक उनको ये जो दोनों राजपूत थे, मारवाड़ की राजा जसवंत सिंह एंड जय सिंह, ये दोनों की रैंक काफ़ी ऊपर थी, मतलब सबसे हाईएस्ट थी। लेकिन जब औरंगजेब के टाइम पे जाट की रैंक भी थोड़ा घट गई, तो इसी वजह से, लेकिन वो राजपूतों के जो फेवर उनको पापा ने किया था, उनके पिता ने किया था शाहजहां, वो भी उसी पैटर्न पे राजपूतों को फेवर करना शुरू किए, उनको ग्रेट वैल्यू दे रहे थे। और उन्होंने उनकी जो एक्टिव सपोर्ट जो राजपूत रूलर दिखा रहे थे औरंगजेब के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने टाइम के जो सबसे हाईएस्ट मनसाब था 5000 और 6000, वो हाईएस्ट मनसाब तक उनको भी प्रमोट किए किए हुए थे। ठीक है, तो एक वक्त मैंने आपको पढ़ाया था जब औरंगजेब का मतलब औरंगजेब जब कोरोनेशन हुआ, किस तरह की उनकी कोरोनेशन होती है, वो कैसे सम्राट बनते हैं, किस तरह से अपने भाइयों के साथ, जो उनके शाहजहां के सबसे एल्डर बेटे थे, सबसे प्रिय बेटे थे दारा सिकोहे, उनके साथ वो किस तरह से लड़े और तभी क्या क्या हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाला चैप्टर में, तो मैं उस पर नहीं जाती। मैं बस इतना वहाँ पे आपको याद होगा जो पढ़े हुए हैं अभी तक, जो जसवंत सिंह थे मारवाड़ के जो रूलर, जब दारा सिकोहे के साथ औरंगजेब का झगड़ा होता है, शुरू होता है, तो धर्मत में ये जो जसवंत सिंह है वो दारा सिकोहे के साथ देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉयल थे शाहजहां के लिए, तो इसी वजह से शाहजहां के विश के लिए वो दारा सिकोहे के साथ लड़ रहे थे। तो एक वक्त पे उन्होंने औरंगजेब के साथ डिफेक्ट किया, मतलब बेट्रायल किया, और जो सुजा के साथ जब औरंगजेब लड़ रहे थे तभी भी वो उनको उनके साथ ठीक से नहीं दिया था। ठीक है, और जब दारा के साथ लास्ट फेज पे औरंगजेब उसको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मार रहे थे, तभी उनको कहीं पे भी रेफ्यूजी नहीं मिल रही थी, उसी वक्त पे भी जसवंत सिंह दारा को इनवाइट करते हैं अपने डोमिनियन में और वहाँ पे अपने पास रखते हैं। लेकिन हालांकि बात अलग है कि औरंगजेब दारा को मार देते हैं एक वक्त पे, वो बात अलग है। लेकिन सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी एक वक्त आया जब औरंगजेब जसवंत सिंह को माफ़ कर देते हैं उनके इस बेट्रायल के लिए। ठीक है, और उनको जिस पाटन पे वो प्रीवियस मनसाब में उनको रखा हुआ था, उसी मनसाब में उनको रखा, क्योंकि उनको पता था कि राजपूत के सपोर्ट के बिना उनका एरिया एक्सटेंशन करना या फिर गवर्नेंस को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, और राजपूत बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थे उसमें। ठीक है, फिर जसवंत सिंह वॉज अपॉइंटेड, उसके बाद जसवंत सिंह को एक इम्पोर्टेंट कमांडर के हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और उनको गवर्नरशिप दिया जाता है गुजरात में। देखिए, अभी तक कोई भी प्रिंसेस मतलब प्रोविंसेस में गवर्नरशिप नहीं दिया गया था राजपूतों को। औरंगजेब के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ, पहले गुजरात में जसवंत सिंह को गवर्नरशिप दिया जाता है। और जो जय सिंह होते हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉयल फ्रेंड रहे औरंगजेब के टिल इज डेथ इन 1667। ठीक है, उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे सक्सेशन के लिए मारवाड़ पे क्राइसिस क्रिएट होती है। तो क्या होती है डिटेल्स में देखते हैं। जसवंत सिंह
को डेपुट किया गया था। जसवंत सिंह को गवर्नर किया गया गुजरात के तरफ से, गुजरात की प्रोविंसेस से, और उनको उनको डेपुट किया गया कि अफगान पे एंड नॉर्थ वेस्ट, हमारे इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वहाँ पे, पाकिस्तान तो इंडिया के अंदर था तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो अफगान और कंधार ये सब जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में, यहाँ पे इस अफेयर्स को देखने के लिए उनको वहाँ पे डिप्यूट किया गया था। लेकिन एक वक्त आता है 1678 में जहाँ पे उनका डेथ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक इशू ये क्रिएट होती है कि ये जो जसवंत सिंह है उनका कोई मेल हायरर नहीं था, मतलब उनका कोई बेटे नहीं थे उनके मृत्यु के बाद राजगद्दी संभालने के लिए। तो यहाँ पे एक गद्दी कौन संभालेगा, कौन नेक्स्ट राजपूत रूलर बनेगा, ये इसके लिए एक क्वेश्चन आरोज वहाँ पे होगी। तो फिर क्या होता है, मुगल ट्रेडिशन में एक उनका लॉ एंड ऑर्डर होती है कि जो राजपूत कंटिजेंट आ जाता है मुगल सुजनिटी के अंदर, अगर उस राजपूत राजा की डेथ हो जाती है और उनके कोई मेल हैरर नहीं होते, सक्सेसर नहीं होते, तो वो जो एरिया है, जिस एरिया पे मुगल साम्राज्य रूल करते होते हैं, वो एरिया कंप्लीटली चला जाएगा मुगल रूलर के अंडर, ठीक है। उसको बोला जाता है खालिसा। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो राजा ही, वो मुगल जो भी सम्राट उस वक्त होंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि इस जगह पे किस पार्ट मतलब कौन सी लोग को, कौन सी इंसान को यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेसर बना जाएगा, और जो भी एम्पेरर सोचेंगे, जो जिसको भी चूज करेंगे वही इस राजगद्दी पे बैठेगा, ठीक है। ये होता है खलीसा की सिस्टम। तो 1650 में जब जैसलमेर में एक प्रॉब्लम हुआ था, इस तरह की सक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, तो शाहजहां तभी थे सम्राट, मुगल की सम्राट, तो उन्होंने उस जगह को, जैसलमेर को अपने एरिया में कर लिया था, अपने सुजनिटी के अंडर ले लिया था। खलीसा के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो अपने अंडर ले लिए, और उस वक्त उन्होंने जसवंत सिंह को अपने आर्मी के हेड के हिसाब से वहाँ पे भेजा, और खुद एक कैंडिडेट चूज करके, मतलब एम्पेरर एक कैंडिडेट चूज करते हैं और जसवंत सिंह को भेजते हैं वहाँ पे जाकर, इस कैंडिडेट को आप राजगद्दी पे बिठाओ, ठीक है। ये एक चीज़ें हुआ था तभी। लेकिन मारवाड़ को क्यों अख्तियार करना चाहते थे, क्योंकि मारवाड़ एक बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पे जसवंत सिंह तो एक बहुत लॉयल दोस्त थे औरंगजेब के और शाहजहां के भी, वो इसको क्यों वो ले गए खलीसा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। तो और एक चीज़ ये भी था कि ये जो जसवंत सिंह जब वो वहाँ पे महाराजा थे, रूलर थे, तो अलग जो मुगल नोबेल्स होते हैं उनके तरह ये भी जो राजा थे, उनके पास इतने सारे क्या होता था ना, एक वक्त पे उनको जब मुगल सुजनिटी के अंडर कोई आ जाता है ना, उनको एनुअल ट्राइब्यूट पे करना होता है, हर साल कुछ ना कुछ ट्राइब्यूट पे करना होता है मुगल सम्राट को। तो ये जो मारवाड़ होते हैं, सम्राट के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, उनको बहुत सारे एनुअल ट्राइब्यूट देने होते थे मुगल एम्पायर को, तो वो ये नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से उनको मुगल सुजनिटी के अंडर या फिर मुगल खालिसा के अंडर ये मारवाड़ को आना ही पड़ा। तो ये चीज़ हुआ था। तो और एक चीज़ वहाँ पे हुई, जसवंत सिंह जब मुगल सुजनिटी के अंडर थे और बहुत ही एक लॉयल फ्रेंडशिप की तरह सब कुछ मेंटेन कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी उनके जो नेबरिंग स्टेट्स थे, नेबरिंग प्रोविंसेस थे, उनको काफ़ी हद तक आना भी किया था, गुस्सा दिलवाया था। उनके जो एम्परर के तरफ से टेरिटोरी एरिया की जितने सारे एरिया है उनको भी जागीर के हिसाब से जसवंत सिंह को ग्रांट दिया गया था, तो उनको भी वो यूटिलाइज कर रहे थे। वो सब उन सब एरिया की जितने सारे रूलर्स हुआ करते थे, उनका उनके मंदिर में कहीं ना कहीं ये बात खलती रहती थी कि जब जसवंत सिंह की डेथ हो गई, तो वो चाहे जिस तरह से जसवंत सिंह इस एरिया को अख्तियार करके रखे हुए थे, उनसे इंडिपेंडेंट होना चाहे, तो इसी वजह से वो चाहते थे कहीं ना कहीं जोधपुर के गद्दी पे एक ऐसी इंसान बैठे जो उनके फेवर में काम करे, ठीक है। तो जोधपुर की गद्दी के लिए एक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या होती है, औरंगजेब यहाँ पे दखल अंदाजी करते हैं। तो जब देखते हैं क्राइसिस बहुत बढ़ गई है, जो उनके नेबरिंग जो स्टेट होते हैं, नेबरिंग प्रोविंसेस होते हैं, वहाँ से रेविलियन स्टार्ट हो गई है, वहाँ से कुछ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे औरंगजेब खुद इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राठौर को रेजिस्टेंट करने के लिए, मतलब रेजिस्टेंस देने के लिए औरंगजेब 2 प्रागणस मारवाड़ में भेजे।
एक प्रागनस जो कि उनके जो जसवंत सिंह के जो फैमिली थे उनको देख रेख करने के लिए भेजा, और दूसरा जो कि उनको सपोर्टर फैमिली एंड सपोर्टर्स ऑफ जसवंत सिंह के जो भी सपोर्टर थे और जो भी फैमिली थे उनको देख रेख करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए वो 2 प्रागणक को वहाँ पे अलर्ट कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को असेंबल किया और उनको मार्च मतलब अजमेर तक, जोधपुर से लेकर मरवर से लेकर अजमेर तक एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को एनफोर्स कर दिया अपने ऑर्डर से। ठीक है, तो तभी क्या होता है, रानी हदी ये होते हैं जसवंत सिंह के चीफ क्वीन। तो जो क्वीन होते हैं इनका ऑब्जेक्शन रहता है कि हम जोधपुर को मुगल के अंडर नहीं देंगे, मुगल को हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता था ये हमारा होमलैंड है, ये हमारा घर है, हम अगर दे देंगे तो मुगल अपने हिसाब से इसको चलाएगा, जिसको चाहे वहाँ पे गद्दी पे बिठा बिठा देगा, तो वो पपेट की तरह अपने काम करवाएंगे। तो इसी वजह से ये जो थे राठौर के होमलैंड थे, इसी वजह से क्वीन उसको सौंपने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था देने के लिए, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा आर्मी भी नहीं थी और मुगल की इतने आर्मी को रजिस्ट करना भी काफ़ी मुश्किल था। एक वक्त आया, एक वक्त पे धीरे धीरे क्या किया गया, औरंगजेब के तरफ से कुछ मुगल ऑफिशियल्स को पोस्टिंग किया गया ताकि ये सर्च किया जाए, ये एक देखा जाए कि जसवंत सिंह जब रूलर थे तभी वो कितने कितने ट्रेजर मतलब धन संपत्ति हो गया या फिर कुछ भी अपने एरिया में किस तरह से वो पॉजेस करते हैं, उनके नाम पे क्या क्या पॉजेसन है, वो सब सर्च करने के लिए अपने तरफ से मुगल ऑफिसर को वो अपॉइंटमेंट देते हैं। और फिर क्या होती है, जितने उनके एरिया में टेम्पल्स होते हैं, ओल्ड टेम्पल्स, ये सारी चीज़ों को डिमोलिश किया जाता है, तोड़ फोड़ किया जाता है। और उसके बाद मुगल एक वक्त पे ऐसे बिहेव करती है जैसे वो तो आए थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक वक्त पे वो ऐसे बिहेव किए जैसे कि वो उस एरिया को कनकोड करने आए हैं, वो इस एरिया को अख्तियार करने आए हैं और उस मारवर एरिया को वो अपने टेरिटोरी में मिलाने के लिए वो आए हैं। लेकिन एक ऑथर थे, हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जदुनाथ सरकार, उनके राइटिंग के हिसाब से, जर्नल के हिसाब से औरंगजेब की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी मारवाड़ टेरिटरी को रिटर्न करने या फिर अख्तियार करने का कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था। हालांकि जो मारवाड़ एरिया है, मारवाड़ जो टेरिटरी है, वो एक स्ट्रैटेजिक एरिया थी, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो लिंक कर रहा था दिल्ली से गुजरात होके सी पोर्ट तक, जहाँ पे काफ़ी सारा ट्रेडिंग वगैरह होती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। तो इसी वजह से ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था औरंगजेब की। लेकिन अभी तक हमने जितने सारे चीज़ें पढ़े हुए हैं औरंगजेब के बारे में, उनकी इंटेंशन क्या था क्या नहीं था, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, उसके बाद एक बवाल बनती है। तो क्या बवाल मचती है, अभी जसवंत सिंह एक राजा थे। ठीक है, जोधपुर के राजा थे। तो उनके ऐसा नहीं था कि एक ही रानी थी, बहुत सारे रानियां वो मेंटेन कर रहे थे। तो जब वो डेथ उनकी हुई तो उनके लाहौर पे भी कुछ रानियां थी, तो 2 रानियों के 2 बेटे भी थे लाहौर पे। तो वो, लेकिन वो छोटे छोटे थे। तो जिसके वजह से उन्होंने, उनके डेथ होने के बाद उन्होंने भी गद्दी को क्लेम किया स्ट्रांगली, उन्होंने अपने जो हैरर के बेसिस पे गद्दी के लिए क्लेम किया। लेकिन बिफोर रिटर्निंग टू दिल्ली, तो अभी औरंगजेब क्या कर रहे थे, जोधपुर पे जो मेवाड़ पे जो भी सिचुएशन चल रही थी, तब औरंगजेब यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जब वो दिल्ली को रिटर्न कर रहे हैं तभी उन्होंने डिसाइड किया कि जोधपुर को इंदर सिंह को दे देंगे, जो जोधपुर की जो गद्दी पे इंदर सिंह को बिठा देंगे। तो इंदर सिंह कौन थे, वो थे जसवंत सिंह के एल्डर ब्रदर के ग्रैंडसन, जिनका नाम था अमर सिंह। देखिए यहाँ पे जब शाहजहां थे, इस वक्त पे एक इनजस्टिस हुआ था। इनजस्टिस क्या, जसवंत सिंह शाहजहां के लिए लॉयल थे, उनके लिए फेवर पे काम कर रहे थे। तो जसवंत सिंह 2 भाई थे, उनके जो एल्डर ब्रदर थे उनका नाम था अमर सिंह, और ये थे छोटे बेटे। ठीक है, तो ये जो छोटे भाई हुए करते थे, शाहजहां ने क्या किया, जब मुगल सुजरनेटी के अंडर एक वक्त पे ये एरिया चला गया था, तभी जसवंत सिंह को वो जोधपुर के राजा बनवा दिए थे। ये एक इनजस्टिस हो गया, क्योंकि एल्डर ब्रदर के होते हुए यंगर ब्रदर को, मतलब छोटे भाई को राजा बनाना, ये एक इनजस्टिस होता है। तो अभी क्या हुआ, जब औरंगजेब शासन पे आ गए, गद्दी पे आ गए, एक एम्परर बन गए, तो
जसवंत सिंह के एब्सेंस पर, जसवंत सिंह के डेथ होने के बाद उन्होंने उनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई के जो पोते थे जिनका नाम था इंदर सिंह, उनको जोधपुर की गद्दी दे दी। और किस बेसिस पे दिया? क्योंकि ये जो इंदर सिंह थे और जो अमर सिंह थे, ये दोनों मिलके एक उसको क्या बोलते हैं, ये जो करप्शन वगैरह होते हैं ना, मतलब लांच दे दिया 36 लाख रुपीस। ये 36 लाख रुपीस की एक्सचेंज में औरंगजेब ये काम करते हैं। लेकिन उनको ये जो चीज हुआ करता था, कुछ लोग इसको, जो राजपूत वगैरह होते हैं, इस इनजस्टिस को उन्होंने मतलब इस चीज को उन्होंने रजिस्ट किया और इसके रेबिलियन करते हुए जाकर पहुंचे औरंगजेब के पास कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एक तो जसवंत आपके जो पापा थे, पिता थे, उन्होंने इनजस्टिस किया कि छोटे बेटे को गद्दी पे बिठा दिया, तो उसके छोटे भाई को गद्दी पे बिठा दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, उनके डेथ के बाद उनके हायरर मतलब जसवंत सिंह के जो बेटे हैं उनको गद्दी पे ना बिठा के उनके जो एल्डर ब्रदर थे उनके पोते को बिठा रहे हो। तो ये किस तरह की जस्टिस आप कर रहे हो? तो छोड़िए, वो तो जो बात हो गई। औरंगजेब के साथ तो कभी आप जस्टिस इमेजिन ही कर ही नहीं सकते हो। लेकिन एक वक्त ये आता है कि कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि ये जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया, जसवंत सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था अजित सिंह। ठीक है, अजित सिंह को ये उनको मतलब ये उनको कहा कि अगर आप मुस्लिम पे कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम पे कन्वर्ट हो जाते हो तो आपको मैं एक मनसाब ऑफर करके आपको क्या करूँगा, मतलब ये जो मारवाड़ एरिया थी, मारवाड़ की जो 2 प्रागणस थे जिनका नाम था सोजात एंड जयतरन, ये दोनों प्रागन्स को उनके नाम पे, उनको जागीर के नाम पे देने के लिए उनको डिक्लेयर कर दिया इन द लियोर ऑफ कि वो मुस्लिम पे कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रिलीजियस बेसिस पे औरंगजेब काम करता था, एक मतलब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी था। तो इसी वजह से ये अजित सिंह जो कि थे जसवंत सिंह के बेटे, उनको ये जो रानियां थी उनके बेटे थे, लाहौर की रानियों की बेटे थे। तो उनके बेटे को ये अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए लियोर देके मारवाड़ की 2 प्रागणत को उनको जागीर देने के लिए उनको मतलब उकसाते हैं। ठीक है, औरंगजेब क्या करते हैं, एक मारवाड़ जो एरिया है, यहाँ पे देखिए मैप में मैंने दे दिया हुआ है, ये जो जोधपुर एरिया है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है जोधपुर, ठीक है, यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे जोधपुर है। ये जो एरिया है मारवाड़ की, इस मारवाड़ एरिया को वो तोड़ तोड़ रहे हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट एरिया में तोड़ रहे हैं। और ये जो एरिया एक राजपूत कंटिजेंट में थी, इनको वो 2 ब्रांचेस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एक राठौर के सरदार थे जिनका नाम था दुर्गादास। राठौर के राजपूत होते हैं, एक सरदार भी होते हैं जिनके असिस्टेंस में काम करते हैं डिफरेंट रूलर्स। तो ये जो सरदार है उन्होंने एक स्टार्ट किया ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करने का। और औरंगजेब की जो भी पॉलिसी है, जो भी मोनोपोली अब चल रहा है, जो भी इंटरफेरेंस चल रहा है यहाँ पे, इसको उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज ना करते हुए रिजेक्ट करने की शुरुआत की। ठीक है, और अपने एरिया के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब अपने खुद के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो डिवाइड होने से बचाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोचा। तो उन्होंने क्या किया, जितने सारे angered at the rejection of this offer by the सरदार्स। तो औरंगजेब, ये सारी चीज़ें जब औरंगजेब की पता चला तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि कोई सरदार आया है दुर्गादास और वो रिजेक्ट कर रहा है उनके ऑफर को, तो उन्होंने उनके जो आर्मी थे उनको ऑर्डर दिया कि ये जो एरिया में, मरवर एरिया में जो प्रिंसेस वगैरह होते हैं और उनके जितने सारे मदर्स होते हैं, उनको कन्फाइनमेंट में लेकर नुआगढ़ फोर्ट में बंदी बना लो। ठीक है, और यहाँ से भाग निकलते हैं राठौर सरदार। और राठौर सरदार अपने जो प्रिंस होते हैं अजित सिंह, उनको लेकर और उनके माँ को लेकर वो भाग जाते हैं और आगरा से भागकर जाकर जोधपुर पे क्राउंड हिम आज अजित सिंह एट जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में अजित सिंह को वो राजा बनाते हैं और वहां पे घोषित करते हैं कि यहाँ पे अजित सिंह ही राजा बनेगा। औरंगजेब औरंगजेब को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि ये जो इंदर सिंह है, जो कि अमर सिंह के पोते थे, उनको उन्होंने राजगद्दी पे बिठाया तो ले है, लेकिन उनका उतना बड़ा राठौर में फैन फॉलोइंग नहीं है।
उनको इतना सारा फॉलोइंग कोई फॉलो नहीं करता, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और अजित सिंह जो कि जसवंत सिंह के बेटे थे, उनके तरह वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है इतने बड़े। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि सेट एसेड इंदर सिंह को थोड़ा साइड कर दिया, और अजित सिंह के जो तरफ से जिस तरह की उनके पिता थे जसवंत सिंह के साथ उनका एक लॉयल, एक फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन हुआ करता था, लेकिन अजित सिंह के साथ कहीं न कहीं उनका एक स्टर्न एंड अनबेंडिंग एटीट्यूड रह गया, और उनको वो अपने प्रिटेंडर के हिसाब से मान लिए, उनके एक मतलब कॉम्पिटिटर के हिसाब से मान लिए, उनके एक एनिमी के हिसाब से वो ट्रीट करने लगे। तो उन्होंने अपना खुद का जो औरंगजेब खुद का एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को समन किया अपने एम्पायर से, और औरंगजेब खुद अजमेर के तरफ मार्च करने लगे। देखिए आगरा से लेकर वो अजमेर तक आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एक वार की तरह मतलब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर लिया अजित सिंह के खिलाफ। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य की इतना बड़ा फोर्सेस को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल था राठौर के लिए। तो राष्ट्र ने बहुत रेजिस्टेंस तो दिया, लेकिन उन्होंने क्रॉस हो गए, मतलब वो वार से डिफीट हो गए, एंड टोटल जोधपुर एरिया को अभी मुगल सम्राट औरंगजेब जोधपुर को अख्तियार कर लिया। तो यहाँ से क्या करते हैं, दुर्गादास जो कि राठौर के सरदार थे, उन्होंने अजित सिंह को लेकर भाग गए मेवाड़ तक, यहाँ से मरवार, और वो आकर पहुंचे मेवाड़ तक, ठीक है। फिर द राणा सेंट हिम टू ए सीक्रेट हाइडआउट, यहाँ पे जो राजपूत थे वो राणा थे, और उन्होंने जब अजित सिंह और दुर्गादास यहाँ पे आकर पहुंचे तो उनको सीक्रेटली उन्होंने छुपा दिया। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जब राणा सिंह के पास राजा राज सिंह ये जो थे मेवाड़ के राजा थे, तो उनके पास जब आकर ये सारी चीज़ें हुआ, जब पहुंच गए सब लोग, तो उनका थोड़ा थोड़ा, देखिए पहले से मेवाड़ एंड मारवाड़ ये जो दोनों था, ये औरंगजेब के साथ, मुगल साम्राज्य के साथ इनका बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। मुगल साम्राज्य के बेस थे राजपूतों, ठीक है, राजपूत रूलर्स, और राजपूत के बेस पर ही ये मुगल साम्राज्य इतने देर तक इंडिया पे राज कर पाए थे। लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन औरंगजेब ने खड़ी कर दी, जिसके वजह से ये दोनों जो मेवाड़ के राजा और मारवाड़ के राजा, ये दोनों राजपूत के मुगल के एग्नेस्ट आ गए, औरंगजेब के एग्नेस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब जो होते हैं वो हर एक चीज़ में, ये जो सक्सेशन में इंटरफेयर कर रहे थे, और राणा राज सिंह भी इसके खिलाफ थे, कि उनको लगता था कि ये हमारे राजपूत के सक्सेशन में मुगल को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ तो होती थी। और सेकेंड बात ये होती थी कि मेवाड़ के जो जहाँ पे राणा राज सिंह राज करते थे, वहाँ के जो सुजर्निटी थी वो ऑलरेडी मुगल साम्राज्य के चली गई थी, और उनके साउथ में और वेस्टर्न में जो दोनों एरिया थी मेवाड़ की, जिसका नाम था दुनगारपुर और बंसवाड़ा, ये जो दोनों एरिया है, ये दोनों एरिया भी मुगल साम्राज्य के अंदर में चले गए थे, और इनको वहाँ से इंडिपेंडेंट करने के लिए राणा राज सिंह वो कोशिश कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से उन्होंने औरंगजेब के साथ उन्होंने दुश्मनी खड़ी कर दी। तो एक वक्त आया, और ये मावर के तो बारे में आपने पढ़ा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि किस तरह से अजित सिंह के जो क्लेम कर रहे थे सक्सेशन के लिए, और औरंगजेब के साथ उनकी किस वजह से कन्फ्लिक्ट हो गई। तो सब यहाँ पे मेवाड़ एंड मारवाड़ मिल जाते हैं, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेज आता है, राणा राज सिंह हु एट वन स्टेज हैड सपोर्टेड औरंगजेब, एक वक्त पे वो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे थे, बट एक वक्त पे क्या हुआ, इस टाइम पे वो औरंगजेब के एग्नेस्ट हो गए। तो उन्होंने एक फोर्स भेजा 5000 मैन की, उनकी जो आर्मी थी, अंडर वन ऑफ हिज लीडिंग मैन टू जोधपुर टू बैकअप द क्लेम ऑफ रानी हदी। जो मावर के जो रानी हदी थी, जो क्लेम कर रहे थे अपने सक्सेशन मावर के ऊपर, उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए अपना 5000 मैन को, आर्मी को भेजा जोधपुर तक। तो ये खबर सुनते हुए औरंगजेब ने क्या किया, 1679 पे एक मेवाड़ के ऊपर उन्होंने आक्रमण की घोषणा कर दी। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मुगल डिटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मुगल आर्मी उदयपुर तक पहुंच गए, और वहां पे राणा की जो कैंप है, वहां पे उनको राणा की कैंप को रेड किया, ठीक है। लेकिन राणा यहाँ पे सबको लेकर जाके उनके जो एक रिट्रीट हुआ करता था हिल में, वहां पे जाकर छुप गए। और वहां पे छुपकर राजपूतों का एक बहुत अच्छी चीज होता था कि वो गरिला वार में बहुत ही पारंगम होते थे, ठीक है।
उनका कुछ फोर्ट होता था या फिर हिल्स वगैरह होता था, वहाँ पे जाकर वो गरिल्ला वार पे बहुत माहिर होते थे। और जिस गरिल्ला वार को मुगल सम्राट जो होते हैं, मुगल एम्परर, जो मुगल की आर्मी इस गरिल्ला वारपार को काफ़ी हद तक डील नहीं कर पाते थे उस वक्त पे। तो वही चीज़ हुआ, ठीक है। एक वक्त पे क्या हुआ, ये जो मुगल की आर्मी थे वो इस हिल पे ना घुस पाए, ना इस गरिल्ला वारपार को वो उन्होंने रजिस्ट कर पाया, डील कर पाया। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई कि औरंगजेब अभी है अजमेर में, ठीक है। उनके जो स्ट्रॉन्ग आर्मीज है वो लड़ रहे हैं मेवाड़ पे और मावर पे, लेकिन औरंगजेब यहाँ पे अजमेर पे बैठे हैं। तो इस सिचुएशन का एडवांटेज अब ले रहे हैं उनके जो बेटे, जिनका नाम था प्रिंस अकबर, ठीक है। ये अकबर नहीं है, ये औरंगजेब के बेटे हैं प्रिंस अकबर। तो देखिए, आप लोगों को पता है औरंगजेब किस तरह से अपने जो पिता थे शाहजहां, उनको किस तरह से बेट्राई किए थे, उनके साथ रेबेलियन करके गद्दी के लिए वो किस हद तक गए थे। और शाहजहां भी काफ़ी हद तक अपने मतलब मुगल का ये एक चली आ रही थी पीढ़ी पर पीढ़ी कि गद्दी के लिए कोई अपने बाप बेटे किसी को भी नहीं छोड़ता था, सबके लिए वो रेबेलियन करते थे। हर एक पीढ़ी में अपने पापा के लिए, अपने पिता के लिए वो रेबेलियन करते आए हैं। जहांगीर भी अकबर के लिए किए थे, शाहजहां भी जहांगीर के लिए किए थे, और औरंगजेब शाहजहां के लिए मतलब गद्दी के लिए अपने हर एक भाई और अपने पापा के साथ लड़ लिए थे, ठीक है, सबको मार दिया था। तो ये एक वक्त आया जब इस चीज़ को उनको पे करनी थी, रिपे करनी थी। मतलब कर्म के तो किसी को नहीं छोड़ता। तो अभी उनके जो बेटे हैं प्रिंस अकबर, वो हो गए गद्दी के लिए अपने पापा औरंगजेब के खिलाफ, और उनके साथ लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए वो इस जो सिचुएशन का एडवांटेज उठाने चले गए। तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के जो एग्नेस्ट में थे राठौर चीफ दुर्गादास, उनके साथ हाथ मिला लिया, एक अलियंस बना लिया, और अजमेर में जाकर 1681 में उनको घेर ली, औरंगजेब को। और औरंगजेब यहाँ पे अकेले हैं क्योंकि उनके जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो सब मेवाड़ में और मारवाड़ में लड़ रहे हैं, और वो वहाँ पे अकेले बैठे हैं। तो एक वक्त पे औरंगजेब को ये लगा तो उनके काम तो गया, वो अब मरने वाले हैं। लेकिन औरंगजेब तो पॉलिटिक्स में बहुत माहिर थे। तो उस वक्त क्या हुआ, प्रिंस अकबर वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा डिले कर दिए। तो जिस वजह से औरंगजेब उनके कैंप में, मतलब जो प्रिंस अकबर की जो कैंप थी वहाँ पे औरंगजेब को घेरा हुआ था, वहाँ पे कुछ फॉल्स लेटर वगैरह मतलब स्प्रेड करके वो वहाँ से निकल आए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद औरंगजेब बच गए उस सिचुएशन से, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, इस पॉलिटिक्स में जैसे तैसे करके हुए हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा कि प्रिंस अकबर भी उस टाइम पे महाराष्ट्र तक भाग गए, ठीक है। हुआ होगा कुछ ऐसा पॉलिटिक्स, हमें नहीं पता। और प्रिंस अकबर भी भाग जाते हैं और औरंगजेब थोड़ा रिलीफ होते हैं। तो उनको एक वक्त पे लगता है कि मारवाड़ और मेवाड़ के साथ लड़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये एक सेकेंडरी थिंग बन जाती है उनके लिए, क्योंकि उन्हें लगता है ये राजपूतों के साथ तो सदी से हमारे चली आ रही है झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट, कभी हम जीत रहे हैं कभी वो जीत रहे हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये इस वजह से उन्होंने एक ट्रीटी बना लिया जो राणा राज सिंह के बेटे राणा जगत सिंह के साथ। और क्या हुआ, इस ट्रीटी में उन्होंने उनको लियोर किया कि आप अपने एरिया को, मेवाड़ के कितने सारे एरिया थे, कुछ प्रांगण थे, उस प्रांगण को आप हमें सरेंडर कर दो। एंड उसके बदले औरंगजेब उनको, मतलब इनका जो बेटे थे, राणा राज सिंह के जो बेटे थे राणा जगत सिंह, उनको एक मनसाब दे देंगे 5000 ऑन ए प्रॉमिस ऑफ लॉयल्टी। मतलब ये जो राणा जगत सिंह है वो सारे जीवन के लिए लॉयल दिखाकर रहेंगे औरंगजेब के लिए, और औरंगजेब उनको अपने नोबेलिटी में 5000 रैंक में मनसाब देकर रख लेंगे। लेकिन उनको अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे, क्लेम कर रहे थे अजीत सिंह, उनको आपको सपोर्ट नहीं करना। तो ये था उनका ट्रीटी में एग्रीमेंट थी, ठीक है। और अजीत सिंह के बारे में उनका ये सोचना था कि अजीत सिंह तो ऐसे ही बहुत छोटे हैं, तो तब तक के लिए औरंगजेब वुड प्रॉमिस वाज दैट मनसा वन राज, अजीत सिंह को जो भी मनसा वन राज देना होगा तो बड़े होने तक हम उनको दे देंगे। तब तक के लिए मारवाड़ की एरिया मुगल सुजनिटी के अंडर आ जाएगी। तो इस बात पे राजपूतों जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्योंकि तब तक कब वो बड़े होंगे, 10-20 साल
इतने साल तक मुगल सुल्तानेट के अंडर रहे ना, उनके टॉर्चर से ना कुछ मतलब छोटी बात नहीं थी, छोटी टाइम नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, मुगल की मारवाड़ के साथ बहुत दिनों तक मतलब इस तरह से वार चलती रही, कन्फ्लिक्ट चलती रही, बीच बीच में कभी कभी वार जंग छिड़ जाती थी। स्टिल 1698 में फाइनली अजीत सिंह को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कि मारवाड़ की ये वो रूलर बनते हैं, ठीक है। बट मुगल्स रिफ्यूज टू रिलैक्स देयर होल्ड ऑन द कैपिटल जोधपुर। तब तक हो सकता है राजपूतों डिससेटिस्फाइड थे औरंगजेब के ये वाला एग्रीमेंट से, इस वाला डिसीजन से, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था उसको मानने के अलावा, ठीक है। तो जब अजीत सिंह बड़े हो जाते हैं तो उनको तो रूलर के मान्यता दी जाती है, लेकिन उनकी जो कैपिटल है मारवाड़ की जोधपुर था, वो मुगल सुजनिटी के अंडर रहती है। उनको वो मुगल औरंगजेब नहीं छोड़ते, मतलब फ्री नहीं करते, इंडिपेंडेंट नहीं करते। तो ये सिचुएशन था मारवाड़ की, ठीक है। और मेवाड़ में भी सेम सिचुएशन रहा, क्योंकि उनके जो मुगल के जो मेवाड़ के जो कुछ 2-3 प्रागणस थे जो मुगल सुजनिटी के अंडर थी, और इस वजह से मेवाड़ के जो राणा थे वो भी डिससेटिस्फाइड कहीं ना कहीं थे औरंगजेब के साथ। और ये जो डिससेटिस्फेक्शन चला, ये जो सिचुएशन चला, वो लगभग औरंगजेब के डेथ होने तक चला, जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, ओके। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो भी पढ़ा औरंगजेब के बारे में, और औरंगजेब के जो रिलेशन थे हमारे राजपूतों रूलर्स के साथ, और किस तरह की कन्फ्लिक्ट हुआ एक वक्त पे किस चीज़ को लेकर, इनसे हम कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। जैसे कि औरंगजेब की जो पॉलिसी रहा मारवाड़ और मेवाड़, जो कि काफ़ी दिनों तक लास्ट मतलब बहुत दिनों तक अकबर के टाइम से मुगल साम्राज्य को के लिए ये लॉयल के हिसाब से काम कर रहे थे। इतने सारे सम्राट को हर एक लड़ाई में, हर एक वार में साथ दे रहे थे, हर एक सिचुएशन से बाहर निकाल के मुगल साम्राज्य को स्थापित किए थे इंडिया में, उनके एरिया एक्सटेंशन में हेल्प किए थे। तो औरंगजेब के लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से कन्फ्लिक्ट वो क्रिएट कर देते हैं सिर्फ सक्सेशन को लेकर, और पोजीशन गद्दी पे बैठने के बाद इतना उनका वो ग्रिडी हो जाते हैं और इतना लोभी हो जाते हैं एरिया एक्सपेंशन को लेकर, अपने राजनीति को लेकर, और वो जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाते हैं, और जो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के नाते जिस तरह की वो पॉलिसी बनाते हैं, वो एक वक्त पर इतना क्लमजी हो जाती है और बड़े बड़े ब्लंडर वो कर बैठते हैं अपने इतने लंबे दोस्ती के खिलाफ उठकर। वो जिस तरह से हरकतें करते हैं, ये ना मुगल साम्राज्य के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाती है एक वक्त में जाकर। और एक वक्त में क्या होता है, मुगल फेल्योर हो जाती है। इस मतलब उनके मिलिट्री प्रेस्टीज जो मुगल की रहती है काफ़ी हद तक ऑल इंडिया में, मुगल की जिस तरह से आर्मी की एक प्रेस्टीज रहती है कि मुगल आर्मी बहुत स्ट्रांग है, मुगल आर्मी को कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, उनको हरा नहीं सकता, वो प्रेस्टीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटता है, ठीक है। और उनकी धीरे धीरे फेल्योर भी होता है काफ़ी एरिया पे, वो चाह कर भी उसको एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं, कनकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो वारफेयर रहता है पर्टिकुलरली मारवाड़ के अगेंस्ट 1681 में उन्होंने जिस तरह से वारफेयर किया था, उनमें मतलब हर एक मुगल आर्मी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ था, मुगल की एक छोटी सी ट्रूप्स वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था, और सबको इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे जाकर लड़ने में, राजपूतों के साथ लड़ने में। और इसके साथ क्या होता है, और हादा एंड कुछवा और कुछ छोटे मोटे राजपूत कंटिजेंट को छोड़कर बाकी सब राजपूत कंटिजेंट तो धीरे धीरे उनके एग्नेस्ट हो गए, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ कुछ कंटिजेंट, राजपूत कंटिजेंट मुगल के साथ रहा, काम किया। लेकिन बड़े बड़े जो कंटिजेंट थे, बहुत फेमस कंटिजेंट, वो सारे धीरे धीरे मुगल के एग्नेस्ट हो गए। ये एक कंसिक्वेंसेस हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, द ब्रीच विथ मारवाड़ एंड मेवाड़ वीकेंड द मुगल अलियंस। और राजपूतों जो बहुत इंटरेस्ट लेते थे मुगल के साथ अलियंस बनाने में, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीक होने लगा, ठीक है। जिस वक्त पे औरंगजेब के टाइम पे ये बहुत ही वीक हो गया। इट क्रिएटेड डाउट्स अबाउट द फाइवनेस ऑफ मुगल सपोर्ट। जिस वक्त पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां मुगल को जिस तरह से राजपूतों को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उनको जिस तरह से फेवर कर रहे थे, मनसाब में इतना हाई पोस्ट दे रहे थे,
तो तभी औरंगजेब के इस हरकत ने कहीं न कहीं राजपूतों के दिल में एक नफ़रत पैदा कर दिया था, एक डाउट क्रिएट कर दिया था कि मुग़ल कितने दिनों तक लॉयल रहेंगे। हम अगर अपनी लॉयल्टी उनको दिखा रहे हैं, तो कितने वक़्त तक जो अपने पिता के नहीं हो सके, बेटे के नहीं हो सके, वो हमारे क्या सगे बनेंगे। तो ये इस तरह के डाउट उनके मन में क्रिएट कर देते। तो और ये धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था तो धीरे-धीरे ओल्ड बन गया और ये ट्रस्टेड अलीज़ जो थे तो धीरे-धीरे वो टूटने लगे, ठीक है? तो फाइनल असेसमेंट हम यहाँ पे करेंगे राजपूत औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी के बारे में। तो फाइनल असेसमेंट यही होगा कि अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि औरंगजेब कितना रिजिड बिहेवियर उनका था, कितना ऑब्स्टिनेट नेचर उनका था, स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, मतलब ऑब्सर्ड पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिसका कुछ बेस नहीं था। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के हिसाब से वो एक रिलीजियस को बेस करके जिस तरह से पॉलिसी बना रहे थे, ये कहीं न कहीं और हिंदुइज़्म के ऊपर उनका जो कुछ फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं था, वो मतलब उनके वो इतना वादों में स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो कुछ प्रॉमिस करते थे और उसके बाद उसको तोड़ देते थे। तो ये सारे जो चीज़ें हुआ था और 1679 के बाद बहुत सारे मराठास, लार्ज नंबर ऑफ मराठास भी उनके नोबिलिटी में इंक्लूड होने लगे। तो कहीं न कहीं औरंगजेब की कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के चारों तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगी। उनके साथ नॉर्थ ईस्टर्न में जिस तरह से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जाट्स के बारे में हमने पढ़ा किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अफ़गान के साथ, सिख के साथ और अभी राजपूत के साथ, मतलब थ्रू आउट द इंडिया की तरफ से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका था। और अभी धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट डेक्कन में, और डेक्कन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो सबसे बड़ी थी, जिसको बोलते हैं एक हिस्ट्री की टर्निंग पॉइंट थी मुगल साम्राज्य की। और यहाँ पे मराठास में हम पढ़ेंगे आगे, और उसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा। मुगल की किस तरह से डिसइंटीग्रेशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं मराठा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से औरंगजेब की धीरे-धीरे ख़त्म होती है कहानी और उनके डिसइंटीग्रेशन मुगल साम्राज्य की होना शुरू होती है, ठीक है? तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। हम अब क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है? और 2-3 वीडियो में ये टॉपिक हमारा मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।